नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज हम लोग जो है मैट्रिक कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी बुक के गद्यखंड भाग का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस पाठ का आज हम लोग जो है लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। और आप लोग जो है अगर नए विद्यार्थी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में इसका भी लिंक पिन किया गया, जहाँ पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिलता है। अब आइए हम लोग अपने पाठ को शुरू करते हैं। पाठ हमारा जो है गद्यखंड भाग का चौथा पाठ है, जिसका नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया विद्यार्थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम लोग जो है इनके बारे में आज के इस सेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आज हम लोग लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बताया जा रहा है कि इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया के आरत दुबे छपरा, ठीक ना, बलिया का जो है आरत दुबे छपरा जो एक जगह है, वहाँ पर जो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। और द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला, ये सब जो भाषाएं थी, इन भाषाओं के भी ये क्या थे? जानकार थे। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला, इन सब भाषाओं व अन्य साहित्य के साथ जो है इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर के प्रकट हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आगे जा कर के ये मतलब कि इन भाषाओं के जानकार तो हुए, साथ ही ये इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान, इन सभी चीज़ों में भी जो है, इन विषयों में भी उनको महारत हासिल हुई। इसके बाद बताया जा रहा है इनके बारे में आगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहिद्रता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं, जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी एवं रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि इनकी रचनाएं इस तरीके से थी, जैसे कि लगता था कि जो कबीर दास की रचनाएं थी, तुलसीदास की जो रचनाएं थी और रविंद्रनाथ की थी, इनका मिश्रण लगता है। इनकी रचनाओं को देख करके, इनकी रचनाओं को पढ़ करके, ठीक ना, या फिर सुन करके ऐसा लगता है कि इन सभी का क्या है? मिश्रण हो चुका है। फिर आगे कहा जाता है कि उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जो है वो अपूर्व है, और उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण निरसंयोग से जो है विकसित हुई है। इसके बाद यहाँ पर लेखक के बारे में कहा जा रहा है कि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं, मतलब हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहा जा रहा है कि अशोक के फूल, कल्पलता है, ठीक ना, थोड़ा सा पढ़ने में हमसे गलती हो गया। देखिए क्या है, अशोक के फूल है पहला रचना, तो दूसरा जो है कल्पलता है, तीसरा विचार और वितर्क है, उसके बाद जो है कुटज विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब क्या थे? इनके निबंध संग्रह थे। जितने भी मैं रचनाओं के बारे में पढ़ा, ये सब जितने भी रचनाएं थी वो सब क्या थी? निबंध संग्रह है। तो याद रखिएगा कि अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितर्क,
कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब निबंध थे इनके द्वारा लिखे गए। और इसमें आप आलोक पर्व को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बताऊंगा कि आलोक पर्व क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सब क्या थे, इनके उपन्यास थे। तो इसमें जो है आपको अनाम दास का पोथा ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद पुनर्नवा को भी याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पुनर्नवा किसकी रचना है, अनाम दास का पोथा किसका रचना है। तो ये रचनाएं जो क्या है, एक उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद कहा जा रहा है सुर साहित्य, कबीर, साथ ही जो है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, साथ ही आगे बताया जा रहा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये सब क्या थे, आलोचना और साहित्य इतिहास था। क्या था, आलोचना और साहित्य इतिहास वाली ये रचनाएं थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वानियां, ये इनके ग्रंथ संपादन थे। और विश्व भारती की बात करेंगे तो ये शांति निकेतन पत्रिका का जो है संपादन द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो है मिला था। मतलब यहाँ पर विश्व भारती जो इनका शांति निकेतन से जो है प्रकाशित हुआ एक पत्रिका था, ठीक। और द्विवेदी जी को जो है इनकी रचना जो आलोक पर्व है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो पूछा जा सकता है आपसे कि द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला और किस रचना पर मिला। तो आलोक पर्व जो इनकी रचना थी उस पर इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। मैंने आप लोग को बताया पहले ही कि आलोक पर्व जो रचना है उसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि जो है पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि आलोक पर्व क्या है, इनका निबंध संग्रह है। तो आलोक पर्व को ध्यान रखना है, इसी निबंध पर इन्हें जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था, पद्म भूषण सम्मान भी इनको मिला। और लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जो इन्हें डीलिट की जो है उपाधि भी दिया गया था। तो ये उपाधियां और सम्मान थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमिक पुरस्कार, पद्म भूषण और डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया था। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इन स्थानों पर जो है ये प्रोफेसर रहे। साथ ही जो है एवं प्रशासनिक पदों पर भी इन्होंने काम किया है। और सन 1979 में इनका दिल्ली में निधन हो जाता है। यानी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जब दिल्ली में रहते हैं तो 1979 ईस्वी में यानी 1979 में इनका निधन हो जाता है। तो ये हमारे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कुछ जानकारियां थी। तो ये जानकारी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर हम लोग बात करेंगे पाठ के बारे में, पाठ का परिचय हम लोग देखेंगे तो पाठ हमारा है नाखून, नाखून क्यों क्यों बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न जो है लेखक से किया जाता है। कौन करता है, तो इनकी छोटी जो बेटी होती है वो प्रश्न करती है। तो प्रश्न कर देती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस रचना के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं, आइए हम लोग पाठ के परिचय से उसको समझने का कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो ग्रंथावली थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो ग्रंथावली है उसी से लिए गए प्रस्तुत निबंध, यानी ये जो हमारा पाठ है वो क्या है, एक निबंध है। तो ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से ली गई है। और इस निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानवतावादी दृष्टिकोण जो यहाँ पर प्रकट होता है। मतलब कि एक मानव के रूप में इनका क्या विचार है, क्या दृष्टि है, वो रूप यहाँ पर प्रकट होता है इस निबंध में। और इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को जो है उद्घाटित कर दिखाया है। यानी यहाँ पर लेखक जो है नाखून बढ़ने की बात करते हुए हमें ये समझाने का कोशिश किए हैं कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है यानी कल्चर है, उसके विकास, उसका विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, उसको हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ता है, इस शीर्षक निबंध को के माध्यम से हमें सभ्यता और संस्कृति के विकास के बारे में जानकारी देते हैं लेखक।
और कहते हैं कि एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का भी निरूपण करता है। ध्यान दीजिए, दो चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर मनुष्य का नाखून बढ़ रहा है तो नाखून बढ़ना किस चीज का, किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, तो पाशविक वृत्ति का विकास हो रहा है, ठीक। और संघर्ष चेतना का जो ये प्रमाण दिखाता है कि मतलब हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बार बार नाखून को काट रहे उसको अलंकृत कर रहे हैं, तो ये हमें मनुष्य की जो संस्कृति हो गई, मनुष्य की जो सौंदर्य बोध हो गया, उसको क्या करता है, ये निरूपित करता है, ठीक। इसके बाद कहा जा रहा है कि लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है और यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना, ठीक, सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। यानी अगर नई पीढ़ी के लोग इसको पढ़ेंगे जो इतिहास को नहीं जानते हैं, प्राचीन बातों को नहीं जानते हैं, तो इस पाठ को पढ़ करके उनके मन में इतिहास की जो चेतना हो गई, जो सौंदर्य बोध हो गया, ये सभी तरह के जो है भाव जो है उसके मन में जागृत होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है, तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ का हिंदी अर्थ आप लोग को बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि आज का जो हमारा ये लेखक परिचय वाला क्लास था, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। बाकी इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।